हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। तो आज हम लोग 7th क्लास की ज्योग्राफी का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, मानव, पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। जैसा कि चैप्टर से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है इसमें। मानव पर्यावरण कि मतलब अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। अब तक हम लोगों ने भूप्रकृति देख लिया, स्थलमंडल देख लिया, जलमंडल देख लिया, वायुमंडल देख लिया और वनस्पतियाँ भी देख ली। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों के बीच में मानव का क्या पर्यावरण है। ठीक है, मानव कैसे कहाँ पे रहता है और मानव की बस्तियाँ कैसी हैं। ठीक है, उनका परिवहन क्या है और संचार क्या है। एक दूसरे से संचार मतलब एक दूसरे से मिलने बातचीत करने का क्या तरीका है, कैसे वो एक दूसरे से संचार करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और रोमांचक है, आप बस ध्यान से देखिए। ये साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम इसको भी बताएंगे, देखते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल का विकास करके खाद्य पदार्थों में उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार में बेहतर साधनों का विकास किया। ठीक है, मतलब मानव हमेशा बेहतरीन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा है। ठीक है, इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया। तो पहले हम लोग प्रकृति के अनुकूल थे। ठीक है, लेकिन अब हमने प्रकृति को अपने अनुकूल बना लिया। ठीक है, इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं, ठीक है, बसाव स्थान कहते हैं। तो बसाव स्थान मतलब जहाँ पे कोई आके बस जाता है उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्रकृति दशाएं, अनुकूल वायु, ठीक है, जल की उपलब्धता, उपस्थित भूमि और उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त भूमि और उपयुक्त मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। अब देखो ये इसका मतलब क्या है। अनुकूल जलवायु मतलब वहाँ पे गर्मी ठंडी, मतलब ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मैदानी भागों में है, यहाँ पे अनुकूल जलवायु है, सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में रहेंगे तो वहाँ पे अत्यधिक ठंड भी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ अनुकूल उतनी नहीं है। हमारे यहाँ मैदानी भागों में बहुत अनुकूल जलवायु। ठीक है, अब देखते हैं जल की उपलब्धता। हमारे यहाँ जल की उपलब्धता भी ठीक ठाक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उपयुक्त भूमि भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी है और सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत की। ठीक है, उसके बाद है उपयुक्त भूमि भी, उपजाऊ मिट्टी भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी है और उपयुक्त भूमि। तो हम मैदानी भागों में हैं तो हमारी भूमि भी उपयुक्त ही है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे इतनी अत्यधिक जनसंख्या है। आगे देखते हैं, बस्तियाँ वे स्थान है। अब बस्तियों के बारे में जानते हैं। स्टार्टिंग बस्तियों से होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, बस्तियाँ वे स्थान है जहाँ लोग अपने अपने घर बनाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्हें फसलें उगाना आरंभ किया हुआ तो उनको एक जगह अस्थायी घर बनाना हो, क्योंकि फसलें तो काफ़ी टाइम लेती थी। कभी तो 6 महीने में, 4 महीने में, या कभी कभी साल भर में कोई फसल तैयार होती थी, जैसे कि रहर, गन्ना। ठीक है, तो इसकी देखभाल के लिए जब तक ये फसलें पक ना जाएँ, जब तक ये हो ना जाए, तब तक इन्हें एक जगह अस्थायी रूप से रुकना पड़ता था। अब एक साल तो ये कहीं कोई पहाड़ी एरिया तो थी नहीं कि जहाँ गुफाओं में रहेंगे। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र में थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैदानी में हो सकती हैं। ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों में रहने के लिए इनको घर तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे ही इन्हें सारी चीज़ें मिलती थी। ठीक है, अब एक मानव को जीवित रहने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो ये तीनों चीज़ें नदी के किनारे ही मिलती थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है एवं तथा भूमि उपजाऊ थी। ठीक है, और उपजाऊ भूमि थी। व्यापार वाणिज्य का निर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं। ठीक है, अब जैसे जैसे व्यापार हुआ और वहाँ पे लोग आके रहने लगे, बसने लगे, तो जहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ पे बस्तियाँ तो मानव की बढ़ेंगी। ठीक है, नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। तो आज तक हमारी जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं सब नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आपको सिंधु घाटी, टिग्रिस, नील एवं वांग ही नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी, दो टाइप की बस्तियाँ होती हैं, एक अस्थायी और एक अस्थायी। ठीक है, दो टाइप की हो सकती हैं, जहाँ पे कुछ लोगों बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। जैसे कि पहाड़ों पे बस्तियाँ अस्थायी होती हैं। ठीक है, रेगिस्तानों में कुछ जगह बस्तियाँ अस्थायी होती हैं, मतलब जहाँ पे कुछ समय के बाद वहाँ से हटना ज़रूरी हो जाए, उसे ही अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों में, गर्म एवं ठंडी रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवास अक्सर अस्थायी बस्तियों में ही रहते हैं। ठीक है, वे आखेटक, संग्राहक, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जब हम कहीं पे कृषि करके वहाँ से फिर स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है,
जब फसलें पक जाती हैं तो हम वो स्थान छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज भी अस्थायी बस्तियां हैं यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं, क्योंकि अब हम लोग बसना सीख गए हैं, कहीं पे भी जीवन यापन करना सीख गए हैं। अब हम पहाड़ों पे भी अच्छे तरीके से जीवन यापन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यातायात का जो सुविधा है वो बढ़ गई है। तो हमारे यहाँ मतलब हर जगह पे हम अच्छे तरीके से रह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं पर्वतों पे भी, ठीक है। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से शुरू करते, ये तो कहानी है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, ठीक है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, जिन्हें स्थानीय स्थानों में वर्षा के समय जल जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारों वाले घर बनाए जाते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ गांव में हमारा एक घर है जो हवेली टाइप का थोड़ा है, तो उसमें मिट्टियाँ जो हैं लगभग उनके में जो दीवारें हैं लगभग 2-2 फीट चौड़ी और मिट्टी की दीवारें हैं। और हम लोग जब गर्मी में जाते हैं तो घर में बैठते हैं तो घर बहुत ही ठंडा होता है, और हम पूरे परिवार के साथ मिल के बैठ के अच्छे तरीके से गपशप करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास भी या आपके यहाँ गाँव में कोई मिट्टी वाला घर होगा तो आप लोग गर्मी में जाकर देखिएगा, वो चीज़ें बहुत ही ठंडी होती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जिनकी छतें फूस मतलब घास की होती हैं, ठीक है, की बनी होती हैं। स्थानीय ग्रामीण जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग करके बनाने में किया जाता है। अब हमारे यहाँ जो हमारा घर का जो पुराने घर का मकान बना हुआ है वो किस छत बना है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो पहले हम बता दें, मिट्टी का कुछ ऐसे खपड़ा, मतलब हमारे खपड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मिट्टी का ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। उसके नीचे फिर बम्बू लगा हुआ है, फिर उसके नीचे हमारे यहाँ घास बिछाई जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ कहते हैं सरपत, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो बिछाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर बम्बू का काट के अच्छे तरीके से उसे एक टाट की टाइप का बिछा देते हैं, और उसके बाद फिर मिट्टियाँ रख देते हैं। तो इतने लगभग 1 फीट चौड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश की जो सूर्य का प्रकाश है, वो गर्मी है वो उसके अंदर आ नहीं पाती, तो अंदर मकान ठंडा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नगरीय बस्तियों में नगर छोटे एवं शहर उनमें बड़ी बस्तियाँ होती हैं। अब देखो, नगर छोटे होते हैं, नगरीय बस्तियाँ छोटी होती हैं, शहर बड़े होते हैं, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र एवं कार्य करते हैं, ठीक है। अपने राज्यों के कुछ नगरों में, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं, सब स्टार्टिंग होती है परिवहन से, ठीक है। हमारे जीवन में परिवहन का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। हमारे लाइफ में परिवहन का बहुत ही बड़ा रोल है। तो आगे देखते हैं, परिवहन लोग एक समय में आवागमन के साधन होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए परिवहन का उपयोग करते हैं। पुराने समय में लोग अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए अत्यधिक समय लगा देते थे, क्योंकि वो पैदल चलते थे। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। परिवहन की खोज से परिवहन आसान हो गया, ठीक है। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया है, क्योंकि पहिया हो जाने की वजह से हम लोगों ने साधन बना लिया। समय के साथ साथ परिवहन में विभिन्नताएं, साधनों में विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। अब जैसे रेगिस्तान, ठीक है, पहाड़ी एरियो पे जहाँ पे आज भी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पे तो, अब जैसे बर्फीली क्षेत्रों में वहाँ पे तो गाड़ियाँ नहीं चल सकती ना, वहाँ पे बर्फीले कुत्तों का ही उपयोग करते हैं साधन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊँट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग, उसी तरह से तिब्बत में याक का उपयोग करते हैं। प्रारंभ में अन्य देशों में व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए महीनों लग जाते थे, समुद्र मार्ग से या थल मार्ग से आते थे, ठीक है। हवाई यात्रा ने परिवहन की द्रुत बना दी, मतलब आसान कर दी, ठीक है। आज भारत से यूरोप की यात्रा लगभग 6 से 8 घंटे का समय, अब तो 5 घंटे लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा को बचाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम समय में कहीं यहाँ पे आ जा सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसको देख लेते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम सौर चतुर्भुज चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता, तो ये चीज़ें हैं, कुछ सड़कों के नाम हैं, ठीक है। अब देखते हैं, परिवहन के लिए 4 प्रमुख साधन है, ठीक है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग, मतलब चारों तरफ से, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। पहला है सड़क मार्ग, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले
सड़क मार्ग, आज भी हम लोग सड़क मार्ग का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची होती हैं, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र समतल है, जिसकी वजह से यहाँ पे सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। और चूँकि मरुस्थलों में और पर्वतों पे ये बहुत कम है, ठीक है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह मार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों में भूमि मार्ग, ठीक है, भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उपस्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्लाईओवर ये सब तो आप जानते ही हैं। अब दूसरा है रेल मार्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा ये साइड में देख लेते हैं क्या है। जिया जियानिंग, तो चीनी लग रहा है नाम से ही। जियानिंग से लासा के बीच चलने वाला रेलगाड़ी समुद्र तल से लगभग 4,000 मीटर से 4,000 मीटर, मतलब लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलता है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु लगभग 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग नहीं। रेल मार्ग, अब रेल मार्ग क्या आता है उसको देख लेते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोग एक आवागमन एवं भारी सामान ढोने के लिए कार्य होता है, ठीक है, मतलब भारी सामान भी ढो सकते हैं, ठीक है। वाष्प एवं इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन में तीव्रता से विकास की सहायता प्रदान की, ठीक है। आगे देखते हैं। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापार रूप से वाष्प में इंजनों में का स्थान ले लिया, ठीक है। जैसे ही डीजल के इंजन और विद्युत के इंजन है, वैसे ही वाष्प के इंजन हटा दिए गए, क्योंकि ये स्लो थे, ठीक है। अब सुपर फास्ट रेलगाड़ी से परिवहन की गति और भी तीव्र हो गई। आज तो हम जानते हैं सुपर फास्ट लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, ठीक है। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जल व्यापक रूप से फैला हुआ है, ठीक है। मतलब मैदानी भागों में रेल का जो जाल है, मतलब उनकी पटरियाँ हैं, बहुत बड़ी क्षेत्रों में फैली हुई हैं, ठीक है। आप लोग तो जानते होंगे कि आपके यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, लगभग 50 किलोमीटर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ इतना डिजिटलाइजेशन हो गया कि मतलब हम पहाड़ों में भी अब ऐसा रेल मार्ग बना लेते हैं, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति ही विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भारत का जो रेल मार्ग है वो बहुत ही विकसित है, ठीक है। तो थोड़ा ये क्या हम देख लेते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है, जो पश्चिम रूस में से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट तक स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे 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 होके जाती हैं, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं जल मार्ग। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हमारे व्यापारिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है जल मार्ग, ठीक है। देखते हैं। आप पढ़ आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिकांश दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन था, ठीक है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते थे, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग, ठीक है। अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। अब देखते हैं नव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए किया जाता था, तथा कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उत्तरी अमेरिकाओं में ग्रेट लेक का, अफ्रीका में नील नदी, समुद्र एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान के लिए एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं, ठीक है। मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन एशिया के सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं, ये चीज़ आप नोट कर लिया है, ठीक है। लॉस एंजलिस में दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, ठीक है। अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम भी जानते हैं? तो जो अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी चीज़ें अगर हम कमेंट में लिख देते हैं तो चीज़ें हमें याद रहती है, तो आप लोग सर्च करके ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है वायुमार्ग, ठीक है।
अब देखते हैं वायुमार्ग क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे यहाँ आप जानते हैं कि यूपी में इलेक्शन चल रहा है, तो आप लोगों ने अक्सर नेताओं को हेलीकॉप्टर से आते जाते देखा होगा। ठीक है, तो वायुमार्ग के बारे में जानते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कुहरे एवं तूफान के कुप्रभाव होता है। ठीक है, यह यातायात का अकेला साधन है जो कि सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये मतलब ऐसे स्थानों पर पहुंच सकता है जहाँ पे ना जलमार्ग तो ऐसे भी नहीं होगा पहाड़ी क्षेत्रों में, और जहाँ पे जाना मतलब पैदल भी जाना मुश्किल होगा। ठीक है, और सड़क का तो कोई साधन ही नहीं हो सकता। ठीक है, विशेष रूप से जहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य एवं संकटकालीन स्थानों में भी लोगों को बचाने एवं भोजन ले जाने, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं संचार। तो हम लोग अब देखेंगे कि अब हम लोग पहले कैसे रहते थे, कहाँ पे। ठीक है, हम लोग नगरीय और गांव की बस्तियों को देख लिए। ठीक है, हम लोगों ने जल मार्ग देख लिया, स्थल मार्ग देख लिया, वायु मार्ग देख लिया। अब हम जानेंगे संचार, हम इन सारी चीज़ों से जुड़े कैसे हैं। संचार मतलब इस सभी चीज़ों से जुड़ना। ठीक है, देखते हैं। ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है संचार। ठीक है, संचार दूसरों के पास तक संचार दूसरों के पास तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक है, सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है, मतलब एक दूसरे को जोड़ने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों का विकास कर लिया है। ठीक है, संचार चित्र में विकसित वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं। संचार के क्षेत्रों में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। ठीक है, सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजनों द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। आजकल तो बहुत चीज़ें ऐसे आ चुकी हैं डिजिटल में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, तो जानते हैं आप लोग इस सब के बारे में। ठीक है, ये भी एक संचार माध्यम है। ठीक है, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट। अब देखते हैं सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट संचार में तीव्रता आई है। ठीक है, सैटेलाइट से तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपादन, मौसम पूर्वानुमान आदि, आपदा पूर्व, ठीक है, चेतावनी आदि सैटेलाइट की सहायता से, क्योंकि ये ऊपर से देख लेता है। ठीक है, अब हम इंटरनेट के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, आज सेल्यूलर फ़ोन मतलब स्मार्टफोन के द्वारा बेतार टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना का परस्पर समीपता नहीं है। समीपता मतलब नज़दीकी। ठीक है, समीपता नहीं मिलती है, अपितु इनसे हमारे जीवन में अधिक नहीं मिलती है अपितु आगे देखते हैं। अपितु इनसे हमारे जीवन में अधिक सुखमय भी बनता है। ठीक है, अब हमारे घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं से सिनेमा घर, होटल तथा के टिकट आरक्षित मतलब बुक करवा लेते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच लोग एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव के कारण हो सकता है। ठीक है, आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूपों में विकसित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई अलग से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ से कमेंट में बताइए, मैं इस टॉपिक को जरूर पढ़ाऊँगा और अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा और आप लोगों को अच्छी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा।